नमस्कार। उत्तराखंड डायरी के इस अंक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। जौनसार बाबर क्षेत्र अपने आप में ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से विशिष्ट वैभव समेटे हुए है। यहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज, वेशभूषा, रहन सहन, गीत संगीत इस क्षेत्र की लोक संस्कृति को अपने देश और दुनिया में अलग पहचान दिलाने का काम करती है। यहाँ प्रकृति की गोद में बसे बुल्हाड़ मंदिर जौनसार पहुँचने वाले हर व्यक्ति को सुकून पहुँचाता है। जौनसार बाबर क्षेत्र अपनी ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। टॉस नदी के पूर्वी तट पर हरनौल गांव में इस क्षेत्र का प्राचीन और प्रसिद्ध महासू देवता का मंदिर स्थित है, जो इस क्षेत्र की कला व संस्कृति की अनमोल धरोहर है। जौनसार क्षेत्र में महासू देवता को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। क्षेत्र के अलग अलग गांवों में महासू देवता के मंदिर निर्मित हैं। इन्हीं गांवों में से एक चक्राता से 60 किलोमीटर दूर छोटे से गांव बुल्हाड़ में महासू देवता को समर्पित चालदा महासू के भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ के ग्रामवासियों द्वारा किया गया। यह मंदिर हुण स्थापत्य कला को अपने में समाहित किए हुए है। इस मंदिर की निर्माण शैली व वास्तुकला हरनौल के महासू देवता मंदिर को अपने में प्रतिबिंबित करती नजर आती है। मंदिर के प्रांगण में नंदी की प्रस्तर प्रतिमा विराजमान है। नंदी के सामने ही भगवान शिव की विशाल मूर्ति और शिव का प्रतीक शिवलिंग स्थापित है। मंदिर परिसर में सिंह, गज और मकर जैसे देव वाहनों के प्रतिरूप देखने को भी मिलते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर सभी देवी देवताओं के चित्र अंकित किए गए हैं। मंदिर के भीतर मुख्य देवता महासू विद्यमान हैं। मंदिर का रख रखाव बुल्हाड़ गांव वासियों द्वारा किया जाता है। कुदरत ने उत्तराखंड को दोनों हाथों से नेमतें बख्शी हैं। कहीं जंगल है तो कहीं जंगलों को चीरती नदियाँ, कहीं आसमान से निकलते झरने हैं तो कहीं आसमान को छूते पहाड़। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक प्रकृति ने खुद को तराशा हुआ है। और जब बात जौनसार क्षेत्र की हो तो प्रकृति का यहाँ अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ प्रकटीकरण है। जौनसार में एक ऐसा ही स्थान है कोटी कनासर, जहाँ एशिया का सबसे पुराना ऊंचा देवदार का वृक्ष मौजूद है। राजधानी देहरादून से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर चक्राता अपने आप में अनूठी सुंदरता समेटे हुए है। चक्राता से कुछ ही दूरी पर देवदार का बेहद ही विस्तृत जंगल है कोटी कनासर में। देश का सबसे पुराना ऊंचा और चौड़ा देवदार का पेड़ जौनसार के कोटी कनासर में है, जो कई सालों से हमें प्राणदायिनी वायु दे रहा है और साक्षी रहा है कई सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिवर्तनों का। समय के प्रवाह में आज भी यह पेड़ जीवंतता का उदाहरण बनकर मनुष्य के सम्मुख अपनी विशालता के साथ खड़ा है। देहरादून से करीब 85 किलोमीटर चक्राता और चक्राता से 30 किलोमीटर कोटी कनासर ये जगह है जो बेहद शानदार है। और यहाँ एशिया के सबसे बड़े देवदार के वृक्षों में से एक है, 400 साल पुराना। और इसके डायमीटर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका अंतहीन
इसकी ऊंचाई है। और यहाँ एक सबसे सुंदर बात यह है कि वादियाँ तो हैं ही। विल क्लिंसन एक अंग्रेज़ लेखक हुआ करते थे जो इस क्षेत्र में आए थे, उन्होंने इसको देवदार का समंदर और इससे आगे जो टॉन्स घाटी पड़ता है उसको कहा था चीड़ का समंदर। और उसने कहा कि जब यहाँ आते हैं तो ऐसा आभास होता है जैसे हम पेड़ों के समंदर में हैं। वाकई जो भी यहाँ आता है वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब देखिए यहाँ इन पेड़ों के सामने एक मंदिर है, कनासर देवता का मंदिर। ये देवता इन वृक्षों की रक्षक माना जाता है। ये पर्यावरण के देवता हैं, हिमालय के देवता हैं जो पेड़ों की रक्षा करते हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि इस पूरे जगह में कोई भी हरा पेड़ कोई काटता नहीं है। इस विशाल पेड़ को देखना अपने आप में किसी रोमांच से कम नहीं है। ये महावृक्ष अपनी विशालता के लिए दुनिया भर में उत्तराखंड की पहचान के रूप में जाना जाता है। इसे देखते ही समझ आ जाता है कि ये पेड़ सैकड़ों साल पुराना है। मैंने सुना था यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है, लोकेशन अच्छी है। यहाँ पे एशिया के सबसे बड़े पेड़ों में से भी यहाँ पे एक पेड़ है और भी यहाँ पे बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। तो मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन ये है कि दिल में इच्छा हुई यहाँ पे आके घूमने की, तो मैं यहाँ पे घूमने आ गया। ये पेड़ प्रदेश ही नहीं बल्कि एशिया की भी धरोहर है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। राज्य के पंचायती राज विभाग द्वारा गुरुवार को सचिवालय में 2019 और 2020 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्राप्त करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गुरुवार 13 अगस्त 2020 को सचिवालय में पंचायती राज विभाग उत्तराखंड द्वारा साल 2019 और 2020 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्राप्त करने वाली राज्य की पंचायतों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे द्वारा सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार योजना के तहत उत्तराखंड से साल 2019 में 9 पंचायतें और साल 2020 में 10 पंचायतों को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। पुरस्कार योजना के अंतर्गत साल 2019 और 2020 में देश भर से 306 पंचायतों का पुरस्कार के लिए चयन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष प्रमुख लक्सर, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उधम सिंह नगर समेत विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। ये सम्मान मिला है आपका जिला है। एक बार जोर इसकी धनराशि की अभी आएगी लखनऊ। एक बार जोर क्या विशेष सलाह दें हमारे बच्चों को? कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के लिए इस अवसर को सौभाग्यशाली क्षण बताया। साथ ही उन्होंने कोरोना के इस दौर में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को अहम बताते हुए ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे वर्कर्स का उत्साह भी बढ़ाया। ये जो पुरस्कार आज दिए गए हैं, जो आप लोगों ने कुछ नवोन्मेषी कार्य किए हैं अपने गाँव में, अपने ज़िलों में, उसी का परिणाम है कि आप सब लोगों को ये सम्मान मिला है। जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको कैसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, यानी कि जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो समाज में सबसे पीछे खड़े हैं विकास की पंक्ति में, उन लोगों तक विकास पहुँचे, उसके लिए पंचायती राज व्यवस्था से कारगर व्यवस्था और कोई नहीं हो सकती है। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकारें हों, वो नीति निर्धारण का काम कर सकती हैं, लेकिन जहाँ तक उन योजनाओं का लाभ पहुँचाने का सीधा जो दायित्व बनता है, वो निश्चित रूप से जो हमारे सबसे छोटी इकाई है गांव पंचायत, उसके बगैर वो संभव नहीं हो सकता है। और इसलिए हमारे देश में, और चाहे गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात की होगी, आज वास्तव में
ग्राम स्वराज को मजबूती देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने पुरस्कृत होने वाले सभी पंचायतों को बधाई देते हुए पंचायतों को और विकसित किए जाने पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। पुरस्कार से ज़्यादा इस बात का महत्व है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को लागू करते हुए और ऐसे माहौल में आप लोगों ने पुरस्कार जीता है, तो इससे बड़ा मापदंड कोई हो नहीं सकता। तो इन सब मापदंडों को पूरा करते हुए, आप जनता के विश्वास को जीतते हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विश्वास को जीतते हुए आप लोगों ने पुरस्कार जीता है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पंचायतों को पुरस्कार दिए जाने को सौभाग्य की बात कही, वहीं मुख्यमंत्री दूरदर्शन के कार्यालय में 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशवासियों को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दूरदर्शन कार्यालय में पारिजात वृक्ष का रोपण भी किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गुरुवार 13 अगस्त को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दूरदर्शन केंद्र देहरादून में जनता के नाम अपने संबोधन हेतु पधारे। इस अवसर पर दूरदर्शन देहरादून केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर सुभाष चंद्र थलेडी समेत सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा दूरदर्शन कार्यालय परिसर में पारिजात वृक्ष का पौधरोपण भी किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। वैसे तो उत्तराखंड का मौसम हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन जब मानसून अपने चरम पर हो तो यहाँ की नदियाँ विकराल रूप धारण कर लेती हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस वक्त प्रदेश में मानसून अपने चरम पर है। ऐसे में बरसाती नदियाँ पूरे उफान पर हैं। देहरादून में भी इन दिनों जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश जहाँ कुछ लोगों के लिए राहत तो कईयों के लिए आफत बनकर आ रही है। ये नजारा है ऋषिपर्णा यानी रिस्पना नदी का, जो देहरादून शहर के मध्य से होकर गुजरती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होने पर ये नदी कब उफान पर आ जाए इसका पता ही नहीं रहता। रिस्पना नदी के दोनों तरफ बस्तियां बन जाने के कारण नदी संकरी हो गई है। ऐसे में इन उफनती लहरों के कारण किनारे वाली आबादी क्षेत्रों में बरसात के मौसम में हमेशा खतरा मंडराता रहता है। रिस्पना नदी का पानी इन आबादी वाले क्षेत्रों में घुसना अब हर साल आम बात हो गई है। लोगों का कहना है कि नदी किनारे रहने के कारण हर समय खतरा बना रहता है। बारिश के समय पूरी रात जागकर काटनी पड़ती है। आगे देहरादून के डोईवाला विकासखंड के अंतर्गत दुदली की ओर बहती रिस्पना नदी यहाँ भी अपने तेज बहाव के साथ बहती दिखाई दे रही है। यहाँ नदी की धारा की गति तेज होने के कारण जगह जगह पर भूमि का कटाव देखने को मिलता है। हालांकि नदी किनारे रहने वालों की समस्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। मिट्टी और गंदगी मिला ये पानी घरों की चौखट पार करता अक्सर बीमारियों को न्योता देता है। टिहरी, मसूरी आदि क्षेत्रों में भारी बरसात होने के कारण टॉन्स नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। टॉन्स नदी की तेज बहाव का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नदी से सटा पुश्ता भी चंद घंटों की बारिश में ढह गया। पानी का स्तर बढ़ने से टॉन्स नदी से सटे पर्यटक स्थल गुच्चू पानी या रॉबर्ट्स केव में अब पर्यटकों की आवाजाही ना के बराबर है। ऐसे में स्थानीय लोगों को दो तरफी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ तो मौसम का कहर और दूसरी तरफ पर्यटकों की घटती संख्या से रोजगार ठप हो जाना। यहाँ गुच्ची पानी घूमने आए थे तो सोचा था व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन दिक्कत आई है। गाड़ी लाने में भी, पार करने में भी दिक्कत है। कई जगह लगता है जैसे पुश्ते टूटे हुए हैं, गाड़ी धंस ना जाए। अभी फ़ोटो लेने के लिए भी बच्चे जो लोग डर रहे हैं
अभी वो एक उधर वो जो पुश्ता है वो पूरा ही बह गया है सारा। तो मतलब इस जो दीवार है, ये वॉल है, इस पर भी डर लगता है कि कुछ ना हो। सरकार से यही अपील है कि इसको मजबूती से करें और जो आसपास की दुकानदार भी हैं इनकी भी रोज़ी रोटी चल सके, क्योंकि ये भी भय के अंदर है। अगर यहाँ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो ये भी लोग डरते हैं। और फ्यूचर के अंदर यही है, कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो ये हमारे भारत के पर्यटन को बढ़ावा ही है। हर साल बरसात के समय में काफ़ी समस्या आती है, जैसे बाढ़ के आसार बन जाते हैं इस तरह से, और पुश्ता भी अभी गिर गया है। और काफ़ी दूर दूर से आने वाले जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं उनको आकर यहाँ पर इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। और सरकार से हमारी मांग है कि इसके ये प्रति काफ़ी अच्छे प्रयास किए जाएं, मजबूती से इस चीज़ का निर्माण किया जाए कि ताकि हर साल जो बरसात में आने वाली समस्या है पर्यटकों को उससे जूझना ना पड़े। और इससे हमारे व्यापार पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से भी काफ़ी समस्या हम लोगों ने झेली है। अभी थोड़ा सरकार की तरफ से रिलीफ मिला है, उसके बावजूद ये बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो गई यहाँ पे बारिश की वजह से। अभी भी हमें काफ़ी समस्या हो रही है रोजगार को लेकर के अपने, और पर्यटकों को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम सरकार से ही मांग करेंगे जो भी निर्माण कार्य हो उसे अच्छी गुणवत्ता से, अच्छी तरह परिपक्वता के आधार पर इंजीनियरों के द्वारा निर्माण कार्य कराएं। तबकेश्वर महादेव मंदिर में वर्षों बाद सावन के अंतिम सोमवार में तमसा नदी अपने पूर्ण प्रवाह में दिखाई दे रही है। मंदिर को आने वाले रास्तों ने भी नदी का रूप धारण कर लिया है। घंटों तक श्रद्धालु बाहर रुके रहे। जल स्तर कम होने पर उन्होंने मंदिरों के दर्शन किए। माता वैष्णो देवी गुफा, योग मंदिर की सुरक्षा दीवार भी तेज प्रवाह में बह गई। इस साल का काफ़ी मात्रा में जल आया, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं इसके नीचे से भी नदी जाती है, क्योंकि नदी का हिस्सा है, इसलिए हमने इसे ओपन रखा है। और काम भी मंदिर का ही मजबूती के साथ है, तो नीचे से नदी आराम से निकल जाती है। और रात्रि को नदी भी नीचे से निकली, पीछे गुफा में भी पानी घूम गया था। तो भक्तों को तो हम सूचित करते रहते हैं। और यहाँ वैष्णो माता मंदिर का भी जो नीचे उन्होंने कुछ हिस्से में निर्माण कार्य किया था, कुछ यानी सुंदरता बनाई थी जाली लगा के, तो कच्चा काम होने से अब नदी ने उसे बहा दिया है। तो नदी के किनारे तो पहली बात तो मजबूत काम होना चाहिए, और नदी को अधिक से अधिक घेरना नहीं चाहिए। जितनी भी उत्तरांचल में नदियाँ हैं, और सरकार की भी गाइडलाइंस यही है कि नदी किनारे कोई ऐसे काम ना करे। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमारा ये नुकसान हुआ, ये ठीक नहीं है। बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश से सोंग नदी भी उफान पर है। हर साल मॉनसून में भारी तबाही मचाने वाली सोंग नदी के बहाव को लेकर प्रशासन भी पैनी नजर बनाए हुए है। देहरादून के रायपुर से गुजरने वाली सोंग नदी पर बने इस पुल के नीचे देखने पर साफ मालूम पड़ता है कि नदी का बहाव अपने चरम पर है। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाने का दम रखने वाली सोंग नदी की इस धारा को दूर से देखने से ही मन सिहर उठता है। कहते हैं कि बारिश से मन का रिश्ता बहुत गहरा होता है। बारिश जब धरती को छूती है तो खुशनुमा सा माहौल लगने लगता है। प्रकृति की ये देन वैसे तो अपने साथ उमंग लेकर आती है, लेकिन बादल जब रौद्र रूप धारण कर लेते हैं तो बारिश जनजीवन प्रभावित करने का दम भी रखती है। आप भी बारिश का आनंद लें, लेकिन बारिशों में खासकर आप पानी से दूरी बनाते हुए कुछ सावधानियां बरतना जरूर याद रखें। दून घाटी की नदियों के इस विकराल रूप ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं कोरोना महामारी का संकट एक चुनौती बना हुआ है। संकट की इस घड़ी में इस बार स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम पुलिस लाइन देहरादून में सादगी के साथ मनाया गया। इसके साथ ही संक्रमण से बचाव के लिए तमाम सावधानियां भी बरती गई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में 74वां स्वतंत्रता दिवस सादगी के साथ मनाया गया। राजधानी देहरादून में विधानसभा, पुलिस लाइन सहित कई स्थानों पर राष्ट्र का सम्मान ध्वज फहराया गया। इस बार मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। भाई भाई सब भारतवासी, कोई कनिष्ठ या ज्येष्ठ नहीं, जाति धर्म और संप्रदाय मातृभूमि से श्रेष्ठ। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गई।
समारोह में कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, सैन्य और अर्धसैन्य बल के शहीद जवानों और उत्तराखंड राज्य निर्माण के शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मुख्यमंत्री ने समारोह में उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों और कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। लेफ्टिनेंट कर्नल सुकांत मेहर पाठक, लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत खरे, सूबेदार धनपत सिंह चौहान, हवलदार विनोद कुमार गुप्ता, इसके पश्चात कंपनी हवलदार मेजर कृष्ण कुमार मिश्रा, कंपनी हवलदार मेजर कृष्ण कुमार मिश्रा, हवलदार वी कुमार, लेफ्टिनेंट मालविका के, विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाले तमाम वीर सपूतों और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए उनके बलिदान को याद किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आइए हम सब संकल्प लें कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना 100% योगदान देंगे। सबसे पहले मैं पूरे प्रदेशवासियों को, तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के इस मंगल वेला पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य और खूबसूरत छटा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एक ऐसी ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जगत है रुद्रप्रयाग में स्थित देवरिया ताल। चारों ओर हरियाली के बीच स्थित इस झील के सौंदर्य को निहारने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवरिया ताल एक सुंदर पर्यटक स्थल है। चारों ओर हरियाली से घिरी एक अद्भुत झील है। यह झील इतनी मनोरम है कि देश ही नहीं विदेशों से भी लोग इसकी खूबसूरती के लिए यहाँ आते हैं। समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील चौपता उखीमठ रोड से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उखीमठ से मस्तूरा ताल होकर सारी गांव तक टैक्सी से और फिर 4 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़कर देवरिया ताल तक पहुंचा जाता है। इस झील के पानी में चौखंबा पर्वत की छाया दिखाई देती है। पुराणों में इसे इंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है क्योंकि मान्यता है कि इस झील में देवता स्नान किया करते थे। हर वर्ष यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मेले का आयोजन होता है, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न गांवों से लोग कृष्ण की सुसज्जित झांकियों के साथ मेले का हिस्सा बनते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते मेले का आयोजन नहीं हो पाया। तो उत्तराखंड डायरी के संख्या में मेरे साथ इतना ही। चलते चलते आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड में भी देख सकते हैं। नमस्कार।